नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पाटीदार। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की चयन परीक्षा के संबंध में रूल बुक जारी कर दी है। दोस्तों, समझते हैं इस रूल बुक में क्या है। सबसे पहले आवेदन की जो तिथि है वो है 28 जनवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक। आवेदन संशोधन करने की तारीख है 28 जनवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक। दोस्तों, ये सीधी भर्ती है। इसके लिए अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपए फीस है, और ओबीसी, एसटी, एससी, दिव्यांग और जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी जो फीस है 250 रुपए है। बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। जो बैकलॉग वाले पदों के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए उसको कोई शुल्क नहीं देना है। परीक्षा की दिनांक 20 मार्च है, ठीक। और समय जो रहेगा आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है 7 से 8 के बीच में रहेगा। 8:30 से 9 बजे तक 10 मिनट आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा, और उत्तर अंकित करने के लिए 2 घंटे का समय है जो 9 से 11 है। द्वितीय पाली 1 से 2 के बीच में, और 2:30 से 3 बजे तक, यानी 10 मिनट का समय वही पढ़ने के लिए, और उत्तर अंकित करने के लिए 3 से 5 2 घंटे का समय होगा, ठीक। ये तो इसकी महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, इसमें आप लोगों के लिए इस रूल बुक में कई सरप्राइज हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी जोड़ी गई हैं जो पहले नहीं थी। जैसे कि पाठ्यक्रम में गणित विषय वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी जोड़ा गया है, तो ये पहले नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों, समझते हैं। सबसे पहली चीज, शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम और पदवार आरक्षण तालिका। अब इस तालिका में आपको सबसे पहले पद का विवरण, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, ठीक। विषय वार जो भी पद हैं आपका गणित है, विज्ञान है। वेतनमान, न्यूनतम वेतनमान 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। पद तृतीय श्रेणी का पद है, ठीक है। अकादमिक पद संख्या, कुल पदों की संख्या जो है दोस्तों वो है 7,929। अब इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7,082 और 847 पद जनजाति कार्य विभाग के हैं। अब योग्यता क्या निर्धारित होती है इसके लिए, तो शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता, तो भर्ती नियम 2018 और समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित अर्हताधारी करना अनिवार्य होगा। पहले तो पात्रता परीक्षा, ठीक है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ेगी 2023 में। निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण और अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष की बीएड। संबंधित विषय में 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, और इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनयों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या फील्ड। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अगर 4 वर्षीय डिप्लोमा है यानी कि BA-LED है तो वो भी मान्य है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, यानी कि 4 वर्षीय जो BA-B.Ed वाली है वो वाली, और संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और 1 वर्षीय BEd। ये योग्यताएं हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, आरक्षित वर्गों के लिए जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के अहर्तकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो अहर्तकारी अंकों में इनको क्या दी जाएगी, अहर्तकारी अंकों में यानी कि 50% चाहिए तो OBC, SC, ST, EWS और दिव्यांग को 5% अंकों की छूट है। तो अगर 50 चाहिए तो उनको 45 की ही आवश्यकता होगी, ठीक। अगली चीज है खेल की बात करें। माध्यमिक शिक्षक का जो खेल वाला पद है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक खेल माध्यमिक शिक्षक पद है जिसमें लगभग 338 पद हैं, ठीक
वेतनमान और वो सारी चीजें वही हैं। ठीक, इसके लिए भी शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता धारित करना अनिवार्य है और खेल पात्रता परीक्षा उसमें पास होना जरूरी है। संगीत गायन में 392 पद हैं। ठीक, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और संस्थान से बी म्यूज और एम म्यूज विद कोविद है ना रत्न, इस प्रकार की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी वही है, अर्थकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए पद हैं 1377, बहुत अधिक पद हैं। प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए 452 पद हैं। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक नृत्य के लिए, तो नृत्य के लिए लगभग 270 पद हैं। ठीक, उसके बाद अब इसमें आयु संबंधी चर्चा बच्चों दोस्तों हम करते हैं। ठीक है, तो अंक सूची उपाधि शैक्षणिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। ये जो डिग्री है आपकी अंक सूची है वो मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे और इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। जो सक्षम अधिकारी है, मान लो जाति का मूल निवासी का प्रमाण पत्र है तो आपका एसडीएम कलेक्टर वो जारी करते हैं, तो जारी करता एक सक्षम अधिकारी होना चाहिए। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। आयु की जो न्यूनतम सीमा 21 वर्ष है और उसकी जो अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार होगी। 1 जनवरी 2024 को अगर पुरुष आवेदक के लिए 40 वर्ष, मध्य प्रदेश की मूल स्थानीय महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष, पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी है सैनिक है उनके लिए 45 वर्ष, मध्य प्रदेश आरक्षित अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष और मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग जन आवेदकों के लिए 45 वर्ष। दोस्तों अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो 5 इसमें जो अनारक्षित वर्ग हैं उनको इसमें जो है 9 वर्ष की छूट देकर 49 वर्ष किया गया और आरक्षित वर्ग को भी 9 वर्ष की छूट दी और ये 54 वर्ष हो जाते हैं। तो छूट के बाद ये 54 वर्ष तक आपको आयु हो सकती है। तो अतिथि शिक्षक 54 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी के हैं और महिला है, और जो पुरुष आवेदक हैं वो 49 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण जो मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों के आधार पर होगा। ठीक, रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग तथा यथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए निम्नानुसार क्षैतिजतः आरक्षण होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पाने पर उनको पुरुषों से भरा जाता है। ठीक, उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण, ये भी हॉरिजॉन्टल है। शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती में शिक्षकों के उपलब्ध पदों की 50% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित रखी जाएगी। इसके लिए पहले भी राजपत्र जारी हो चुका है। ठीक, उसमें 200 दिवस का जो प्रावधान है, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस होने चाहिए और एक शैक्षणिक सत्र में 30 दिवस से कम नहीं होना चाहिए। ये वाली बात होगी। महिला अतिथि के रिक्त पद प्रथमतः ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी, तदुपरांत ओपन अतिथि भी नहीं मिलते हैं तो फिर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों से और फिर गैर अतिथि महिला पात्रधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर ओपन गैर अतिथि भरे जाएंगे। भाई ऊपर से नीचे चलेगा, सिंपल सी बात। अगर अतिथि है, अतिथि की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अतिथि के पद अगर रिक्त रहते हैं तो ओपन अतिथि की पूर्ति की जाएगी पहले। ठीक, फिर तदुपरांत ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होगी तो फिर महिला को लेंगे, महिला अतिथि से भरेंगे। अगर फिर भी रिक्त पद बचते हैं तो फिर गैर अतिथि की महिला से भरेंगे। देखो बहुत बढ़िया फायदा है, महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा दिया गया है। अगर ओपन अतिथि शिक्षकों के पद खाली रहते हैं तो पहले भाई ओपन अतिथि से भर दिया, नहीं भरे, ठीक, तो फिर महिला अतिथि से भर रहे हैं। और अगर ये वाली महिला अतिथि नहीं मिलती है गेस्ट वाली, तो फिर दूसरी जो महिलाएं हैं गैर अतिथि जो महिला है उनको लिया जाएगा उन खाली पदों पर, रिक्त पदों पर, फिर अभ्यर्थियों से भरा जाएगा तथा अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर ये ओपन गैर अतिथि से भरे जाएंगे। ठीक, अब
दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 6% रिजर्वेशन आरक्षण है और प्रत्येक श्रेणी में 1.5% होता है, जैसे दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, बहरे, कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इन सब के लिए अलग अलग जो 6% आरक्षण है जो 1.5% में बढ़ता है। ठीक, चारों कैटेगरी में 1.5% बचता है, बहुविकलांगता और इनमें मिलाकर। परिवीक्षा अवधि और वेतनमान के संबंध में है कि जो परिवीक्षा अवधि के लिए जो 2018 के नियम है और उनमें जो संशोधन आए हैं उन संशोधनों का उपयोग करके किया जाएगा। आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है। किसके लिए? SC, ST, OBC और EWS के लिए। पर अन्य यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए जो है 50% चाहिए। चयन परीक्षा से पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी, अतः परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर आशय यही नहीं होगा कि आपने उम्मीदवारी अंतिम रूप से मान्य कर ली गई है। आवेदन भरी गई जानकारी सत्यता जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। समस्त प्रकार के पदों की चयन परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों में विज्ञापित पद संख्या के अनुरूप मेरिट के आधार पर उम्मीदवार से पात्रता पत्र अभिलेख बुलवाए जाएंगे। जांच उपरांत यदि उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापित पद के अनुरूप नहीं पाई गई या कोई अभिलेख गलत पाया गया तो उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। ठीक है, मेडिकल बोर्ड का शपथ पत्र देना होगा और ये सारी चीजें। स्पष्टीकरण भी कुछ चीजों को दिए गए हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। भाई आपको चयन परीक्षा पास हो गए तभी आपकी नियुक्ति पर विचार होगा। पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। अब देखो, शिक्षक चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी हो और एक दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए संबंधित विषय में शिक्षक पात्रता 18 में न्यूनतम 50% अंक का लाभ मान्य किया जाएगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वेद प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अगर आप 50% के साथ आपने प्री पास की है यानी टेट पास की है तो टेट अगर 50% से पास है तो उसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में 60% अंक से ही आपका चयन से पात्रता होगी। अन्य राज्य की जो भी आवेदक हैं उनको 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु मान्यता है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्थता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ लेकर क्वालिफिकेशन अर्जित किया है उनकी जो योग्यता है वो आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी, दूसरे वर्ग में उन्हें मान्य नहीं किया जाएगा, दूसरे के लिए वो पात्र नहीं है। ठीक, उसके बाद शिक्षक चयन परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने का मात्र नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले सारी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए, एक एक चीज पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब संबंधित विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो और आवेदक निर्धारित व्यावसायिक अर्जित करना अंतिम वर्ष में हो, वे भी विषय के शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता में अर्जित करने की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। मतलब आपने अगर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत थे और आपने पात्रता परीक्षा दी थी और आप पास भी हो गए, अब आपका चयन परीक्षा भी पास हो जाते हैं और अब आपकी जॉब लगने वाली है, पर जिस दिन डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं उस दिन आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो आपको मान्य किया जाएगा। ठीक, अभ्यर्थी एक से अधिक विषय की चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं, पर शर्त यह है कि उसके लिए उसके पास योग्यता रखता हो और उन सभी विषयों की शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 या 23 की वह उत्तीर्ण हो। कुछ निरर्थताएं हैं, कौन नहीं बैठ सकता है? जो भारत का नागरिक या यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं है, मतलब इस भारत का नागरिक अगर हो नहीं है तो नहीं बैठ सकता, नेपाल या भूटान की प्रजा नहीं है तो नहीं बैठ सकता। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, किसी स्थानीय प्राधिकार या सहकारी सोसाइटी में केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम की सेवा
से औचार कारण बर्खास्त किया गया वो भी नहीं बैठ सकता है। कोई भी अभ्यर्थी जो ऐसे दोष अपराध दोष ठहराया गया जिसने नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है या किसी सेवा या पद से नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु जहां उम्मीदवार के विरुद्ध ऐसा कोई मामला न्यायालय में लंबित है, वह अभ्यर्थी नियुक्ति या आपराधिक मामलों का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जा सकता है। अगर उसका केस चल रहा है तो उसको फिर भी परीक्षा में तो बैठने दिया जाएगा, पर तब तक लंबित रहेगा। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 या 2 से अधिक जीवित संतान हो वो भी इसमें नहीं बैठ सकता है। किसी अभ्यर्थी को अपनी अभ्यर्थिता के साधन में समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास शासन के द्वारा चयन में उसकी उपस्थित होने के लिए निरता माना जाएगा। अब देखो, अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए भी प्रयास करता है तो फिर उसको उसके लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया, मान लो 21 वर्ष आयु का जो सिस्टम है, अगर उससे पहले उसने आयु विवाह कर लिया हो या किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, बाल विवाह अगर किसी ने कर लिया हो तो वो मान्य नहीं है। अधिनियम, निर्देश और विभिन्न अधिसूचनाओं तथा निर्देशिकाओं के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास या अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम, अधिसूचना, निर्देश ही मान्य होंगे। विषयमान रिक्तियों की संख्या विज्ञापन में प्रदर्शित है। रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। आवेदन शुल्क का विनिश्चय बोर्ड की कार्यपालक समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। अब पद कितने कितने हैं एक एक करके मैं आपको बताते जाता हूं। माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती की आरक्षण तालिका है। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, कौन सा विषय? हिंदी। हिंदी में 245 पद। ठीक, अब आप कैटेगरी वाइज भी इसमें दिया गया है, जैसे ओपन 31 और 30 महिला, 3 ओपन, भूतपूर्व सैनिक, 3 महिला, टोटल 67। इस टाइप से ईडब्ल्यूएस के भी हैं। और उसके बाद SC ST है ना, उसी टाइप से। अब अन्य पिछड़ा वर्ग 14% आरक्षण के लिए 87% पदों की आरक्षण तालिका, 14% पद की स्थिति में यह आरक्षण तालिका है। ठीक, अब जो अन्य पिछड़ा वर्ग का शेष 13% आरक्षण के अनुसार प्रावधिक या काल्पनिक आरक्षण तालिका। अब काल्पनिक में क्या हुआ, अगर वो अनारक्षित में जाता है तो 14 ओपन अनारक्षित को और 15 महिला को दे दिया, अगर वह पिछड़ा वर्ग में जाता है तो 14-15 उसको दे दिया जाएगा। तो ये एक कैलकुलेशन बात के हिसाब से किया गया है, पर अभी जो भर्ती होना है इस 87% के आधार पर ही संभावित है। उसके बाद आपका विषय है गैर अतिथि शिक्षक हिंदी, इसमें 255 पद हैं और 224 जो है 13% हटाने के बाद 87%। आप अपनी कैटेगरी वाइज इसमें तय कर लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितने पद आपको मिल रहे हैं। उसके बाद अंग्रेजी, मुझे लगता है अंग्रेजी में बहुत अधिक पद हैं। सबसे ज्यादा पद जो विषय हैं उसमें, खेल और इनको छोड़ दे तो विषयों में सबसे अधिक पद अंग्रेजी में आए। अंग्रेजी में आप देखें गैर जो अतिथि शिक्षक है, माफी चाहता हूं, अतिथि शिक्षक जो है उसके लिए 982 पद आए हैं, जिसमें 120 ओपन अनरिजर्व, 120 महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 120 और महिलाओं के लिए 119 पद है। अब अगर इसको 13% में भी कर दें, बस 13% हटा भी दें तो 855 पद होते हैं। अगर जो अतिथि हैं, और अंग्रेजी वाले अतिथि की तो नौकरी यूं समझो कि उसको क्वालिफाई करेगा अच्छे से, 60-70 नंबर अगर लाता है तो उसकी नौकरी लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें BA में इंग्लिश मांगी जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को कैंडिडेट मिलते हैं जिसके BA में इंग्लिश होती ही नहीं है, तो बहुत फायदा अंग्रेजी वालों को मिलने वाला है। तो अंग्रेजी में अतिथि के लिए बहुत अच्छे पद हैं। अंग्रेजी में गैर अतिथि की भी बात अगर हम करें तो अंग्रेजी में गैर अतिथि के लिए 988 पद हैं, 988 पद गैर अतिथि के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसमें भी बहुत अच्छे पद हैं। ओपन में भी अगर हम देखें तो 444 पद हैं। SC ST के तो पदों की भरमार है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। ऐसा SC ST वाले भाई बुरा नहीं माने कि भाई यार हमारे पदों का सर पढ़ के नहीं बता रहे, तो आपके लिए पदों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो बैकलॉग भरा पड़ा है पीछे, मजा आ जाएगा। तो उसके बाद 87 जो 859 है इनके अंदर। उसके बाद जो है संस्कृत विषय में भी अच्छे पद दिख रहे हैं, 197 पद हैं। और OBC वो हटा दे रिजर्वेशन तो अतिथि शिक्षकों के लिए 170 पद बचते हैं।
उसके बाद गैर संस्कृत में 203 और 179 जो है 14% हटाने के बाद संस्कृत में। गणित में आप बोले कि सेकंड लार्जेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है ये, यानी कि सबसे ज्यादा जो पद आए हैं दूसरे नंबर पर गणित विषय में आए हैं। दोस्तों गणित विषय में अतिथि शिक्षकों के लिए 731 पद है, जिसमें अनारक्षित, ओपन, महिला और पुरुष के लिए बराबर 90-90 पद हैं। ओबीसी में 89 ओपन में है और 88 महिलाओं के लिए हैं। ठीक, अगर रिजर्वेशन हटा भी देते हैं तो भी 637 पद अतिथि शिक्षकों के लिए हैं। अब गैर अतिथि, जो अतिथि नहीं है, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं, उनके लिए भी खूब पद है। 739 पद जो है गैर अतिथि शिक्षकों के लिए हैं। 91 ओपन के हैं, 90 महिलाओं के हैं अनारक्षित में। ओबीसी के अंदर 89 ओपन के हैं और 89 ही महिलाओं के हैं, दोनों ही बराबर बराबर पद हैं। ठीक, अगर आप इसको हटा भी दें तो 645 पद होंगे गणित में। अब 645 में फिर वही यहाँ ओबीसी में संशोधन होगा तो ओबीसी के जो पद हैं वो रह जाएंगे 46-47 पद, है ना, 14% तालिका में भी। तो दोस्तों इसमें अतिथि शिक्षक सामाजिक विज्ञान में, इस बार सामाजिक विज्ञान में भी अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छे पद दिख रहे हैं, 219, 191, और फ्रेश में भी 219 और 191 ही पद हैं। उसके बाद सामाजिक विज्ञान गैर अतिथि के लिए भी अच्छे पद हैं, 226, 198 पद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अंग्रेजी की अगर बात करें अतिथि शिक्षक यानी बैकलॉग में, अब देखो मैं जो जैसा कह भी रहा था कि बैकलॉग में, अब देखो आप अनुसूचित जनजाति के हैं, अंग्रेजी में और अतिथि शिक्षक हैं, तो 188 पद केवल आपके हैं, केवल 188 पद है आपके ही है। अगर आप अंग्रेजी में अतिथि शिक्षक हैं, बैकलॉग पद के लिए अप्लाई करते हैं, अतिथि शिक्षक प्रवर्ग कुल 453 पद हैं। अब आपके लिए यहाँ एसटी वर्ग के लिए 204 और ये महिलाओं के लिए 204, 453 पद एसटी के वालों के लिए। आप, मुझे इन पदों को देखकर तो ये लगता है कि अगर एसटी वर्ग वाला केवल क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाता है तो नौकरी लग रही, इतने सारे पद है। अब गैर अतिथि के लिए भी 190 और 456 एसटी के लिए, कितने सारे पद। बैकलॉग में किसी भी विषय में ले लो आप इवन संस्कृत जैसे विषय में भी 30-30, 40-40, 80-80 पद हैं एक एक कैटेगरी के लिए। गणित को देखो आप 55 पद एससी कैटेगरी के लिए और 338 पद एसटी कैटेगरी के लिए, अकेली एसटी कैटेगरी के लिए कितने सारे पद हैं, ये बहुत सारा बैकलॉग है। उसके बाद यहां देखेंगे कि गणित में एससी के लिए 56 पद। उसके बाद बैकलॉग गणित गैर अतिथि के लिए फिर 56 पद, एससी के लिए, एसटी के लिए 339। मुझे लगता है कि एसटी वाले को तो क्वालिफाई करना है बस, इतने सारे पद है भैया। जनजाति में भी अच्छे खासे पद हैं अलग अलग विषयों में, अंग्रेजी में जैसे 392 हैं, ठीक है, ऐसे ही मैं सरसरी निगाह से बता रहा हूं बस। विज्ञान विषय में केवल विज्ञान एकलौता ऐसा विषय है जिसमें 7 पद हैं और वो भी केवल जनजाति में। स्कूल शिक्षा विभाग में विज्ञान का कोई पद आया ही नहीं, देखो अब आप क्या विडंबना है। ठीक, उसके बाद आगे के विषय जो है सामाजिक विज्ञान और अतिथि शिक्षक गैर अतिथि शिक्षक, इधर भी 21, 362। जनजाति में पदों की संख्या कम है, ठीक है। तो इस तरह से सभी विषय के पद हैं, खेल के और इनके भी अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब पाठ्यक्रम की अगर बात करनी है तो पाठ्यक्रम जो है सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के होने वाले हैं, जो 6 विषय हमारे महत्वपूर्ण है। परीक्षा का समय 2 घंटे होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और कोई माइनस मार्किंग यहाँ लिखी हुई दिख नहीं रही है। और प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा और इस प्रश्न पत्र बहुविकल्पित प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 विषय हैं, ठीक। उसके बाद विषय वस्तु स्नातक स्तर के समकक्ष का होगा, मतलब कि जो परीक्षा में प्रश्न पत्र बनेगा वो स्नातक स्तर का होगा, यानी ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रचलित पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनकी कठिनाई का स्तर संबद्धता लिखेज स्नातक स्तर का होगा। तो 9वीं से 12वीं तक का आपको पढ़ना है, इसके विषय वस्तु वही लेना है।
हाँ उसका स्तर आपको बढ़ाकर लेना है। स्तर मान लो टॉपिक है, मान लो वेक्टर वाला टॉपिक है, अब वेक्टर वाला टॉपिक जो है वो 12वीं का टॉपिक है, पर वो आएगा आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का भी उसमें शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा मैं अलग से करूंगा, पाठ्यक्रम के बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, जरूर करूंगा, अलग से करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।